अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज सेकेंड चैप्टर का जो है सबसे लास्ट टॉपिक उसको हम आज देखेंगे। और एक हमारे आज के सेशन के दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट वो होगा जो हम एक पिछला लेसन जो है उसको रिपीट करेंगे, जिसमें थोड़ी डिस्टॉर्शंस रही थी इन आई थिंक इन ट्यूसडेज लेक्चर। सो हम उसको एक दफ़ा रिपीट करेंगे और उसके बाद हम आज अपने सेकेंड पार्ट जो है लेक्चर का, उसमें आज के सेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने जो है हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं अपने, और मैं क्विक आपको रिपीट करवा देती हूँ। ये जो मैथ चैप्टर नंबर 2 है, ये सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो बायोलॉजिकल मेथड है। हमने देखा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, और अकॉर्डिंग टू द बुक इट इज रिटन दैट साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। सो इनको हम बायोलॉजिकल मेथड करते हैं। उनके कुछ स्टेप्स थे जो हमने देखे। जो आपका सेकंड टॉपिक था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजिकल मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो इन स्टेप्स को डिटेल में हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम थी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर हम उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, स्टडी ऑफ लाइफ से रिलेटेड होगी, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसिडर होती है। और इट कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये या तो किसी और कोई और बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं या बायोलॉजिस्ट के खुद के माइंड में आते हैं। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में हमने जो एक बात इम्पोर्टेंट मेंशन की हुई है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अपनी 5 सेंसेस से ली जाती हैं। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन, दूसरी बात वो ये है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है उसमें से जो मोस्ट कंसिडर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं, क्योंकि वो मेजरेबल होती हैं और दे आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव वंस। इसकी एग्जांपल्स आपको गिवन थी। फिर हमने देखा कि ऑब्जर्वेशंस जब हम कर लेते हैं तो हमने उनको किसी तब तक वो साइंटिफिक नहीं कंसिडर होती जब तक हम उन्हें ऑर्गेनाइज करके उन्हें कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं करते। तो बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेस observations into data form and constructs a statement। फिर वो बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके उनको एक जर्नल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, एक जर्नल स्टेटमेंट होती है, अभी वो प्रूव नहीं हुई होती, उससे हम इनिशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। तो उस ऑब्जर्वेशन जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है उसके फॉलोइंग कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे आपकी बुक में। हम यहाँ पे बुक जरा ले आते हैं। बुक से हम ये आपको बताया गया है पेज नंबर, अच्छा आई डोंट नो, जो बुक मेरे पास है उसमें ये पेज नंबर 22 पे है अबाउट हाइपोथेसिस। लेट मी शेयर द बुक फर्स्ट। Go to page number 22. Okay.
तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि ये जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट. It should be a tentative idea. It should agree with available observations. It should be kept as simple as possible. It should be testable and potentially falsifiable. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the. तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि हमने जो अपनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती है उसको टेंटेटिव रखना होता है, जर्नल रखना होता है, उसको वो एग्री करनी चाहिए आपके ऑब्जर्वेशंस के साथ, सिंपल होनी चाहिए, जितना भी आप उसे सिंपल रख सकते हैं. उसकी रीजंस भी मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जर्वेशन जो अभी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सिर्फ थॉट्स हैं जिनको हमने एक स्टेटमेंट में शिफ्ट किया. तो हमें उससे एज सिंपल रखना चाहिए ताकि अगर उसमें कोई वेरिएशंस लानी पड़े अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट्स, कोई भी अगर किसी तरह की कोई और चीज या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और ड्यूरिंग अदर फर्दर स्टेप्स कोई चीज चेंज करनी पड़े तो आपकी हाइपोथेसिस में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उससे ऑल्टर कर सकें, उसे चेंज कर सकें. फिर उसमें ये भी पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उसे वो टेस्टेबल होना चाहिए, आप उस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकें. फिर पोटेंशियली फॉल्सेबल होना चाहिए कि आप उसमें जैसे मैंने बताया कि वेरिएशंस ला सकते हैं, तो आप उसे इस तरह की स्टेटमेंट कि आप उसे डिसप्रूव भी कर सकें और उसे प्रूव भी कर सकें. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypotheses. Are use reasoning to formulate a hypothesis. So, in formulation of hypothesis, biologists usually use the reasoning for making their journal state. फिर हमने next step देखा था deductions. So, जो hypothesis, once the hypothesis is developed, सो हम उस हाइपोथेसिस से डिडक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं और डिडक्शंस इस तरह होंगी कि अगर आप अपने अपने हाइपोथेसिस को ट्रू कंसिडर करते हैं. So deductions are the logical consequences of hypothesis. For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it. आप उसे आप उस हाइपोथेसिस को कहते हैं फॉर सम टाइम, फॉर टाइम बीइंग कि ये ट्रू है. फिर आप उसकी बेसिस पे उनकी डिडक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है अगर हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो क्या हो सकता है, ये आप लॉजिक इसमें डेवलप करते हैं जिसकी बेसिस पे आप डिडक्शंस निकालते हैं. So generally in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction are certain. और अगर वो hypothesis later on आगे जाके वो journal ट्रू हो जाता है रिजल्ट की बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस में, तो जो आपकी डिडक्शंस होती हैं फिर आप उन्हीं को एज अ रिजल्ट जो है लेकर चलते हैं आगे. So this involves the use of if then logic. फिर हमने उसके बाद देखा एक्सपेरिमेंटेशन. तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या थी, जो मोस्ट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का जिसके ऊपर आपके पूरा हाइपोथेसिस डिपेंड कर रहा होता है. सो टू एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स टू चेक इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट. So the deductions which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous. जो भी deductions आपने बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने हाइपोथेसिस से निकालते हैं उनको फिर रिगरस टेस्टिंग, वेरियस टेस्टिंग की डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू उसको चेक करते हैं, एवेलुएट करते हैं कि हमारी डिडक्शंस सही हैं या नहीं. थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस बायोलॉजिस्ट लर्न्स व्हिच हाइपोथेसिस इज करेक्ट. Incorrect hypothesis. Incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted. So an accepted hypothesis makes further predictions that provide an important weight
to further test its validity. सो इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी बेसिस पे आपके हाइपोथेसिस करेक्ट होते हैं और इनकरेक्ट होते हैं। वंस अगर आपके जो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे करेक्ट हो जाते हैं उनको हम फर्दर लेके चलते हैं आगे और उन पे हम फर्दर काम करते हैं और बायोलॉजिस्ट उनमें से फर्दर टेस्ट की बेसिस पे उन हाइपोथेसिस की वैलिडिटी चेक करते हैं। तो बस 6th स्टेप हमारे पास था समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। सो फिर जब आपके टेस्ट से आपके हाइपोथेसिस जो करेक्ट हो जाता है, जो एक्सेप्टेड हो जाता है, उसकी फर्दर वैलिडिटी के लिए आप पहले जितना भी डाटा आपने अभी तक किया है, जो भी रिजल्ट्स आपके आए हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, आप उन्हें समराइज करते हैं। सो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा जो एक्सपेरिमेंट से आया होता है उसे गैदर करते हैं। फिर वो उस डाटा को फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड और फिर उस डाटा को जिस जिस टाइप की एक्सपेरिमेंट का वो डाटा होता है उसे उससे उस ग्रुप में एवरेज्ड करके कंपेयर स्टैटिस्टिक एवरेज निकालते हैं उसकी और उसे स्टैटिस्टिकली कंपेयर भी करते हैं। सो जो इसके कंक्लूजन्स के लिए बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब एक्सपेरिमेंट में एक और बात जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। तो कंट्रोल वो ग्रुप होता है जिस जो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसमें कोई चेंजेस कोई उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया जाता बल्कि उसे एज इट इज उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाता है ताकि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें जब आप वेरिएशंस करें कोई चेंजेस लाएं तो आप उसको कंपेयर कर सकें ओरिजिनल ग्रुप से। लास्ट में है जब आपके रिजल्ट्स आ जाते लास्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का कि जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप उनको पब्लिश करते हैं। जब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड हो गए आपको सब कुछ सेट जो बायोलॉजिस्ट जो कर रहे होते हैं उनका सब कुछ सेट हो जाता है तो बायोलॉजिस्ट publish their findings in scientific journal and books and इसकी रीजन क्या होती है to share your work with others to allow other people to verify the results ताकि दूसरे लोग आपके रिजल्ट्स को देख के उनको वेरीफाई करें और अगर उनको कहीं गैप लग रहा होता है वो उनको रीचेक कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मतलब है कि वो भी उस पर काम कर सकते हैं और उससे चेक कर सकते हैं कि जो इनका रिजल्ट है वाकई वो ठीक है या नहीं है। और दूसरी रीजन होती है रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए दूसरी वजह ये होती है कि अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। अगर किसी और को इस तरह जिस तरह की बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की है अगर उस तरह की कोई और कर रहा होता है तो उसको वो नॉलेज हेल्प करती है कि वो उस प्रॉब्लम्स या उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड कर सके। तो कल हमने पढ़ा था थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब आप रेपिटेटिव एक्सपोजर देते हैं हाइपोथेसिस को टू एक्सपेरिमेंट और वो फॉल्स नहीं होता है तो वो जब रेपिटेटिव प्रोसेस से गुजरता है एक्सपेरिमेंट के और वो फिर भी वैलिड रहता है वो एक्सेप्टेड रहता है वो रिजेक्ट नहीं होता तो वो एक थ्योरी बन जाती है फिर। और थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। फिर आप उस थ्योरी को भी प्रूव करने के लिए उसे दूसरे और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन एविडेंस उसके कलेक्ट करते हैं उससे और हाइपोथेसिस बनाते हैं और उनको भी टेस्ट करते हैं कि ये अभी हमने जो बायोलॉजिस्ट देखते हैं कि जो हमने पहले हाइपोथेसिस लिया और वो थ्योरी में कन्वर्ट हो गया तो फिर उस थ्योरी को जब उस हाइपोथेसिस से एक थ्योरी डेवलप करते हैं फिर उस थ्योरी में से वो फर्दर हाइपोथेसिस न्यू बनाते हैं और उनको भी टेस्टिंग से निकालते हैं और अगर वो सारे हाइपोथेसिस जो उसने सजेस्ट किया वो और फर्दर टेस्टिंग के थ्रू वो भी एक्सेप्टेड हो जाते हैं और रिजेक्ट नहीं होते। और कुछ बायोलॉजी जब उसे एज अ चैलेंज लेते हैं और उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डिसप्रूव नहीं होता तो फिर वो जो थ्योरी होती है वो कंटिन्यूस सपोर्ट
लेकर एनवायरमेंटल एविडेंस है तो वो एक लॉ और प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक डायग्राम हमने देखी थी कल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस। तो अब हम इसको देखेंगे कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस क्या है। ये दोनों जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इन बायोलॉजिकल मेथड। और डेटा को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन होती है सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, डेट्स, वैल्यूज, उसको हम डेटा कहते हैं। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। सो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, अगर आपने फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस और उसको टेस्ट भी करना है तो उसके लिए आपके पास पहले साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं डेटा और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने से पहले करना होता है। जब भी आपने कोई या बायोलॉजिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है तो उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो वो पहले फॉर्मुलेट करता है कि हमने किस तरह के डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज करने हैं, फिर वो उस डेटा को कलेक्ट करता है और उसे ऑर्गेनाइज करता है। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये सब करने की रीजन ये है कि ये आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपके एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को ये सेफ रखेगा प्रोसेस। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं: ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। इसमें उन्होंने आपको जो एक चीज बताई है कि इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट और हाइपोथेसिस, जब भी आपने किसी भी या बायोलॉजिस्ट ने किसी भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है, टेस्ट करना होता है, वो पहले कलेक्ट करेगा डेटा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेगा और एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो उस डेटा कलेक्शन के मेथड्स को डिस्क्राइब करेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि डाटा कैसे कलेक्ट हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, उसके पास वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस जो होता है वो नेसेसरी होता है टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गया, आपने उस पर एक्सपेरिमेंट्स लगाना है, मेथड्स फाइनल कर लिए डाटा कलेक्ट करने के, उसके बाद आपने उसको एनालिसिस भी करना होता है। तो वो एनालिसिस जो होता है वो प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस, वो आपका जो एनालिसिस है वो नेसेसरी इसलिए क्योंकि वो उसकी बेसिस पे आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डिसप्रूव और प्रूव कर सकते हैं। इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होता है। तो इसमें रेशियो क्या होती है, जब रेशियो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, example a and b, is expressed in terms of quotient. It is called the ratio of one number to the other. और रेशियो एक्सप्रेस होती है by putting a division or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patients and 150 normal patients is 1 ratio 2, 1 ratio 3. जो ये रेशो के नंबरिंग होती है ये एक्सप्रेस यहाँ तो डिवीजन में होती है, जैसे यहाँ पे उन्होंने ए ओवर बी लिखा है, और बाय कॉलन होती है ए रेशो बी, तो दिस इज द कॉलन फॉर्म 1:3। फिर उसके बाद प्रोपोर्शंस जो है वो टू, जब दो इक्वल रेशियोज को ज्वाइन करते हैं विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, वो बन जाती है प्रोपोर्शन। और उसके एक और दूसरा एक्सप्रेस करने का वे ये है जिसमें आपके पास a रेशो b प्रोपोर्शनल टू c रेशो d।
when three values in proportion are known, जब इनमें से तीन values known होती हैं, the fourth x can be calculated. तो अगर ये तीन फोर रेशियोज हैं, a रेशो b प्रोपोर्शनल टू c रेशो d, सो इनमें से अगर तीन आपके पास अवेलेबल हैं तो आप फोर्थ वन कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई है. फॉर एग्जांपल, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he used the proportion rule. अब उसने एक ऑब्जर्वेशन की, फिर उसने एक्सपेरिमेंट लगाया. एक्सपेरिमेंट में उसको जब उसने देखा कि वो जानना चाहता है कि अगर हेल्दी स्पैरोज हैं 100, उनमें उनको मलेरिया अफेक्टेड बनाना है, सॉरी, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवाएंगे तो उनमें से कितने 100 में से कितनी स्पैरोज हैं जो कि मलेरिया अफेक्टेड हो सकती हैं. तो उसमें उसने जो पिछला एक्सपेरिमेंट लगाया था उसकी बेसिस पे उससे पता चला था कि 20 स्पैरोज आउट ऑफ 14 गॉट मलेरिया. तो अब हम बात कर रहे हैं 100 स्पैरोज की. तो वो प्रोपोर्शन की बेसिस पे, वो प्रोपोर्शन की स्टार्ट कैलकुलेशन यूज करके उसके पास थ्री वैल्यूज गिवन है, 20, 14 एंड 100, और वो x जो है फोर्थ वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं. तो वो प्रोपोर्शन रूल यूज करके इसका जो है वो आंसर फाइंड कर सकता है, कि एनालाइज कर सकता है कि आउट ऑफ 100 कितनी स्पैरोज जो हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस हैं. अच्छा जी, सो उसने ये आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने ये शो किया है कि उसने किस तरह से रेशो ली और फिर उसके बाद उसने उसका आंसर लिया है 14:20, x रेशो 100. So he got the answer 70 out of 100 sparrows get malaria. So statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of mean value. This step is very important as it transforms raw data into information. इसमें वो बता रहे हैं कि मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू लेकर तो उसके थ्रू आप समराइज करते हैं डाटा को. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा. अब जो आपके पास कोई रॉ डाटा है, रॉ डाटा मीन्स कि वो ऑर्डर्ड नहीं है, तो वो उस डाटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हेल्प करता है. Which can be used to summarize and report results. So ये later on use होगा. Raw data को information में convert करता है और उसके बाद इसे summarize use कर सकते हैं for summarization and reporting of the results. Okay. Let me see कि आपकी इस बुक में इधर MCQs I guess नहीं अवेलेबल. भी हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे अभी खत्म हो गया. तो आगे हमने अब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स में जरा चेक करूँ आपके पास. Question number 3. How the principles of ratio and proportion are used in biological method. So you have to go to the data analysis. The answer to this question is this paragraph, this topic, data analysis. So here they have mentioned how you can use how the principles of ratio and proportion are used in the biological method.
Next is, so according to SMART syllabus, in understanding the concept, you have this question number 3 included. Then in short questions, you have both the short questions. So the differentiate between theory and law. So there you have to write the differentiation of theory and law. So theory is uh, so the repetitive testing of the hypothesis, not making it false, not to falsify it. So then it becomes a theory, and after a repetitive experimentations of the theory, you make more new hypotheses out of that theory, and then you put them, you test and check the validity of those hypotheses, and still, if it is not falsified, then it becomes a law. So quantitative observations are better in biological method. How? So here you will write, you will go to the page, this your observation part. Observation part, and you will see that consider more accurate. क्यों बेटर होती हैं, हाउ, तो वो उसकी रीज़न ये है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर मोर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. So इसकी रीज़न ये है how they are better than the other one. So quantitative observations in are invariable, measurable, and can be recorded in terms of numbers. So there are certain terms written initiation and developing Ocho. Okay, and there are some references given in your book regarding to the additional links to regarding to this topic. So अभी अगर आप अपने pages पे blue boxes देखें, boxes blue वाले, man has always been page number 20. उस पे आपके जो ब्लू बॉक्स है उसमें मेंशन किया हुआ है. अच्छा मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ. आई गेस इस तरह होगा. Let me open the first page. Yeah. I'm finding that page. I'm not. No, it's get slow now, and have to wait for the book to upload.
Hmm. Okay. So chapter 2, first page, the box, the side box we will see. Yes, this is. So here it is written man has always been a biologist. He had to be biologist in order to live. Early in history, he was a hunter of animals and gatherer of fruits, seeds, roots. The more he knew about animals and their habitat, the more successful hunter he was. The more he knew about plants, the better he distinguished between edible and non-edible plants. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने फर्स्ट लेक्चर में. सो अभी हम इसकी जस्ट रिविजन एक समराइज करने लगे इसको दोबारा से रिवाइज कि इस बॉक्स में उन्होंने बताया कि एवरी मैन इज बीन अ बायोलॉजिस्ट ओनली फॉर द लिविंग and in history also they learned how to hunt animals, how they were able to do that by knowing about the animals. So the more they will know the animals, the more they will know about the fruits, plants, and different parts of plants. So the more they will be able to get the better understanding of what to eat and what not to be eaten. उसके बाद है आपके नेक्स्ट पे डार्विन में. This is not given here. डार्विन पार्ट. अच्छा, एक और यहाँ पे गिवन है डार्विन के बारे में यहाँ इस बुक में. So this is Darwin not only observed and took notes during his voyage, but he also read the works of other naturalists to form his theory of evolution. तो उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस पे नहीं नोट्स बनाए थे बल्कि उसने दूसरों के काम रीड किए थे और उनसे उनके कामों के बेसिस पे जो उसने एवेलुएट किया, जो ऑब्जर्व किया, वो उसको भी उसने यूज किया फॉर गिविंग द थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन एवोल्यूशन. सॉरी. ओके, उसके बाद हमारे पास आता है एक और ब्लू बॉक्स है जो कि इस बुक में नहीं है बट इस बुक में है. So it is written biologists can't usually check every situation where a hypothesis might apply. Let's consider a hypothesis: all plant cells have a nucleus. Biologists cannot examine every living plant and every plant that has ever lived to see if this hypothesis is false. Instead, biologists generate deduction using reasoning. From the above hypothesis, a biologist can make the following deduction. If I examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. So this box is telling you that biologists cannot be able to test each and every plant or present on this world or was present. So what they will do, they out of their hypothesis, they will make a deduction that if they examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. So they take one group, the experimental group or the representative group, and they give that deductions on the basis of hypothesis कि अगर मैं इस plant के ये part check करता हूँ, so that means there is a nucleus in it. So this is another one. Okay, so next is there.
So that's all. These are some of the blue boxes in the book. So if you have these boxes in your book, so you can have to you can read it, and you can keep an extra knowledge with you, because there are sometimes they might ask you from these blue in these boxes also. So let's move to the okay, here they have not given the MCQs. The MCQs are also in the book. So let me do that for you. So we have first question, a multiple choice, that is which one of the following is the correct sequence in biological method, और इसमें उन्होंने different options दिए हुए हैं first वाले में. So पहला है observation, thesis, hypothesis, law, theory. तो ये basically steps biological method के steps हैं, उनको उन्होंने पूछा है कि किस order में किस sequence में ये होंगे. सो पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशंस, ऐसे स्टार्ट होगा, हाइपोथेसिस होगा, फिर लॉ होगा, फिर थ्योरी होगा. सेकंड है हाइपोथेसिस से स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जर्वेशंस होंगी, फिर डिडक्शन होगी, फिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे. थर्ड में उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगा, फिर हाइपोथेसिस होगा, फिर डिडक्शन होगी, फिर एक्सपेरिमेंट होगा. लास्ट इज that the first step is law, then theory, then deduction, then observation. So obviously the C one is the suitable answer, that the biological step starts from observations, then hypothesis, then deductions, and then experimentation. So the third, there is exclusion of the second MCQ. So the third is, at which point is a biologist most likely to use reasoning? So reasoning किस point पे जो है biologist use करेगा? So वो हमने अब book में पढ़ा है. They use reasoning during formulation of hypothesis. Then the fourth MCQ is, a hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that, क्या मतलब होता है जब आप किसी चीज को टेस्टेबल कैटेगरी में रखते हैं? Some observation could prove the hypothesis is incorrect. Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. The hypothesis is proven wrong. The opposite of hypothesis is tested and proven wrong. So I must be testable to be scientifically valid. तो अगर आपने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को, उसे अगर आप चाहते हैं कि वो साइंटिफिकली वैलिड हो, तो बीइंग टेस्टेबल मींस क्या होता है, तो उसको टेस्टेबल कैसे बनाते हैं? दैट यू the suitable answer according to me is the B. Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is, so on the experimental basis you can tell that whether the hypothesis is correct or incorrect. So we'll stop our lecture for today here, and tomorrow we will continue our rest of the MCQs, and then we will go through the exercise with answers of the questions and the MCQs tomorrow. And if we will have time, then we will go for the introduction of our next chapter, chapter number 3. So tomorrow also maybe our lecture will be in two parts. First, the detailed explanation of the exercise of the second chapter, and then there will be a few minutes introduction to the next chapter. So till tomorrow, you take care, and we will meet inshallah. So Allah Hafiz.